नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभु चावला। स्वागत है आपका प्रभु वाणी में। आज हम बात करेंगे उस संकट की जो भारत और बांग्लादेश के बीच सिर्फ क्रिकेट मैदान से शुरू होकर राजनीतिक, व्यापार और सुरक्षा तक फैल चुका है। ये कहानी सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान की नहीं है, उस भरोसे की कहानी है जो धीरे धीरे तड़क रहा है। एक महीने पहले IPL 2026 ऑक्शन दुबई में हुआ था। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 2.5 करोड़ के लगभग खरीदा था, अपनी टीम में शामिल कर लिया। उस वक्त BCCI ने विरोध नहीं किया, ना कोई सरकार ने बयान दिया, ना सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही टीम भारत लौटने वाली थी, माहौल एकदम बदल गया, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होना है ना। कुछ फ्रिंज दक्षिणपंथी यानी राष्ट्रवादी संगठनों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त कैंपेन चला दिया। पुराना वीडियो क्लिप्स, आधे अधूरे बयान और तोड़े मरोड़े संदर्भ निकाले गए। अचानक क्रिकेट राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया। KKR पर दबाव पड़ा। आखिरकार मुस्तफिजुर को रिलीज करना पड़ा। BCCI ने फिर भी चुप्पी तोड़ी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसे राष्ट्रीय अपमान करार दिया। भारत के खिलाफ T20 और 3 ODI मैच रद्द कर दिए। 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत में होने वाले बांग्लादेश के मैचों पर सवाल खड़े कर दिए। ऊपर से बांग्लादेश ने IPL 2026 का प्रसारण पूरी तरह से बैन कर दिया। एक खिलाड़ी के फैसले ने पूरे क्रिकेट कैलेंडर को हिला दिया। लेकिन दोस्तों, असली संकट यहीं से शुरू होता है। बांग्लादेश आज पूरी तरह राजनीतिक अराजकता के दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना, जो 2009 से 2024 तक भारत की सबसे भरोसेमंद सहयोगी रही, सत्ता से बाहर हो चुकी हैं और भारत में छुप करके रह रही हैं। हसीना के रहते भारत को पूरा भरोसा था कि हमारी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, इस्लामिक ताकतें काबू में रहेंगी। लेकिन हसीना का जाना सिर्फ एक सरकार का पतन नहीं था, यह उस नाजुक कूटनीतिक संतुलन का टूटना था जिस पर भारत बांग्लादेश के रिश्ते टिके हुए थे। आज मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार है, लेकिन जमीन पर स्थिति बेकाबू हो चुकी है। हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं। फरवरी 2026 के आम चुनाव अब भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। एक तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, जिसके एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान हाल ही में लंदन से ढाका लौटे हैं। दूसरी तरफ जमायत इस्लामी और उसके छोटे सहयोगी दल BMJP जैसी पार्टियां भी जमात के साथ गठबंधन की बात कर रही हैं। वो सारी एक्सट्रीमिस्ट हैं, इस्लामिस्ट हैं। BNP सत्ता चाहती है, जमात अपना कट्टर एजेंडा वापस लाना चाहती है, और दोनों के लिए भारत विरोध एक साझा रणनीति है। मुस्तफिजुर रहमान का मामला अब ढाका की हर रैली में सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है। भारत हमारे खिलाड़ियों का अपमान करता है, भारत हमारी पहचान पर हमला बोलता है, भारत हमें गुलाम समझता है, ये नारे अब चुनावी तंत्र बन चुके हैं। अब आते हैं सबसे अहम और सबसे खतरनाक सवाल पर। क्या भारत के राजनयिक और खुफिया तंत्र ने इस खतरे को समय रहते पहचाना था? पिछले 5 साल में बांग्लादेश में भारत के 3 हाई कमिश्नर आए और गए। रीवा गंगोली दास, विक्रम दोरायस्वामी और प्रणय कुमार वर्मा, जो अभी भी वहाँ पर हैं। तीनों IFS के काफ़ी अनुभव अधिकारी हैं, एक्सपीरियंस हैं, लेकिन तीनों ने एक ऐसी कूटनीतिक चूक की जिसकी भारी कीमत आज भारत चुका रहा है। रीवा गंगोली दास 2020 से 2023 तक ढाका में रही। हसीना सरकार के दौर में उनका समय आरामदेह था, लेकिन उन्होंने विपक्षी नेताओं से दूरी बनाए रखी। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों से कोई संपर्क नहीं बनाया, ऐसा आरोप आजकल लगा है उनके ऊपर। स्थानीय पत्रकारों, ट्रेड यूनियनों और हिंदू संगठनों तक उनकी पहुंच सीमित रही। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे पनप रही एंटी इंडिया नैरेटिव उनकी रिपोर्ट्स में मामूली शोर बनकर रह गया। दिल्ली को चेतावनी तो मिली, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया,
क्योंकि वहाँ से फीडबैक आ रहा था वो भी इतना सीरियस नहीं था। विक्रम दोरायस्वामी जो आज हाई कमिश्नर लंदन में 2023 से 2010 1 साल रहे केवल, उनका कार्यकाल छोटा था। इसी दौरान वहाँ पर सारी एंटी इंडिया फोर्सेस खड़ी हो गई। हसीना सरकार के अफसरी सर्किट में तो सक्रिय रहे, पार्टियों में सक्रिय रहे, लेकिन ज़मीनी हवा नहीं पड़ सके जैसे वो लंदन में ही कर पा रहे। जब से कैंपसों में छात्र आंदोलन भड़कने लगे तब सोशल मीडिया पर भारत विरोधी हैशटैग ट्रेंड करने लगे। तब भी दिल्ली को कोई ठोस चेतावनी नहीं मिली। पुराने ढाका की गलियों में उतरने की बजाय वे गेस्ट हाउस डिप्लोमेसी तक सीमित रहे, वहाँ की एलीट पार्टियों में शामिल रहे। लोकल मीडिया के न्यूज़ रूम की नब्ज़ उनसे नहीं पकड़ी गई। मस्जिदों के सियासी प्रवचनों को हल्के में लिया। प्रणय वर्मा हसीना के पतन के बाद ठीक बाद 2024 रात हुए सबसे मुश्किल उनका दौर था, लेकिन बांग्लादेश ने उन्हें बार बार विदेश मंत्रालय में तलब किया। नए संपर्क नेटवर्क बनाने की बजाय वो हसीना सरकार के पुराने सहयोगियों पर निर्भर है। वो ढाका के हर बड़े गेस्ट हाउसेज में थे, मिलते थे लोगों से, मगर पुराना ढाका की गलियों से गायब थे। यूनिवर्सिटी के कैंपस से कटे रहे, न्यूज़ रूम की नब्ज़ नहीं टटोली। ये अब कहा जा रहा है उनके बारे में। मस्जिदों और मठों के सियासी भाषण नहीं सुने। नतीजा ये हुआ कि जब भारत विरोध लहर बनकर उठा, दिल्ली के पास कोई भरोसेमंद लोकल आवाज़ नहीं बचा जो कह सके ज़मीन खिसक रही है, संभल जाइए। जब सत्ता पूरी तरह बदल गई तो भारत का कूटनीतिक नेटवर्क एक झटके में ढह गया। 2009 में पिनाक चक्रवर्ती जो वहाँ बनाया था, हसीना को मुख्यमंत्री बनाया, सब बह गया। एनसीपी के उग्र नेता हसनत अब्दुल्ला जैसे लोग खुलेआम 7 सिस्टर्स की धमकी दे रहे हैं। কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে 7 সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে, यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात कर रहे हैं। अब आती है कि हमारे 3 हाई कमिश्नर जो पिछले 5 साल में रहे, उन्होंने क्या घातक गलती की। वह सत्ता के गलियारों तक क्यों नहीं पहुंच पाते, लेकिन समाज से पूरी तरह क्यों कट गए, पुराने ढाका की गलियों में क्यों नहीं घुस पाते, कैंपस पॉलिटिक्स यूथ पॉलिटिक्स में क्यों नहीं धड़कन सूखे, हमारी रॉ एजेंसी क्यों फेल होगी। इंटेलिजेंस एजेंसी इतने सारे हमारे पर वहाँ अफसर थे, उन्हें हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च किए, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट क्यों नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि जब हसीना विरोधी लहर सड़क पर उतरी, दिल्ली के पास एक भी भरोसेमंद लोकल आवाज़ नहीं बची जो सच बता सके। भारत विरोधी ताकतें वहाँ पर बड़ी होगी। लेकिन दोस्तों, चूक सिर्फ हाई कमिश्नरों की नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसियां थे, मैंने कहा, वो भी पूरी तरह फेल हो गई। रॉ जैसी संस्थाएं जिनके पास करोड़ों का बजट है, जो ज़मीन पर नज़र रखने का दावा करती है, ढाका के बदलते माहौल को दिल्ली तक सही रूप में नहीं पहुंचा सकी। उनके अफसर क्या कर रहे थे किसी को पता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े इंटरनेशनल मुद्दों में शामिल थे, बड़ी बातचीत कर रहे थे, अमेरिका चीन राजसूर में व्यस्त रहे। बांग्लादेश जैसा पड़ोसी मामला उनके राडार से शायद बाहर रह गया। ये जिम्मेदारी उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के पास दे दी। वो जयशंकर तो अफसर हैं, IFS ऑफिसर, पॉलिटिक्स है नहीं उनको। उन्होंने अपनी ही सेवा के अधिकारियों यानी भारतीय विदेश सेवा IFS के हवाले सब सौंप दिया। राजनीतिक इनपुट का कोई भी भरोसा नहीं था, कोई आया नहीं, कोई अनुभवी राजनीतिक मंत्री या सलाहकार नहीं था जो ज़मीन की हवा को सही समझा सके। नतीजा आज हम सबके सामने है, टोटल इमरजेंसी है। डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ रिपोर्ट भेजना नहीं, हवा का रुख पहले से पढ़ लेना, एंटीसिपेट करना, भीड़ के गुस्से को लाइन दर लाइन समझना है, जो हमारे डिप्लोमेट्स वहाँ पर फेल हो गए। सत्ता बदलने से पहले नए फ़ोन नंबर सेव करना है। यह बुनियादी काम किसी ने नहीं किया और इसकी भारी कीमत भारत आज चुका रहा है। क्रिकेट से शुरू होकर सीमा सुरक्षा तक पहुंच गया यह मुद्दा। अब आर्थिक मोर्चा देखिए, 2023-24 में भारत बांग्लादेश व्यापार $14 बिलियन था, 2025 तक 16 बिलियन पार कर गया। बांग्लादेश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। गारमेंट हमारे 43-42% यानी $770 मिलियन। लेकिन मई 2025 में सारी पाबंदी लग गई। बांग्लादेश जवाबी कार्रवाई की,
चटगांव पोर्ट के रास्ते पूर्वोत्तर ट्रांजिट सुविधा खतरे में डाल दी। असम, त्रिपुरा, मेघालय सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होंगे अब। ऊपर से चीन पड़ोसी इलाकों से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सीधा झटका लगने वाला है। सुरक्षा के मोर्चे पर हालात और भी चिंताजनक हैं। इंस्टेबल बांग्लादेश का अस्थिर बांग्लादेश का असर सीधा पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट पर पड़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ बढ़ सकती है। इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन को खतरा बढ़ जाएगा। हथियार की तस्करी होगी। हिंदू मंदिरों पर हमले लगातार जारी हो रहे हैं। एनसीपी और जमात जैसे संगठन अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। मैंने जैसे कहा, 7 सिस्टर को अलगाववादियों को शरण देने का वादा किया जा रहा है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये बहुत ही खतरा है। दोस्तों, दक्षिण एशिया में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, भावनाओं का पुल था। जुड़े हुए थे लोग थे। बांग्लादेश के खिलाड़ी हमारे साथ खेलते थे। इससे पहले बांग्लादेश से टेररिस्ट हिंदुस्तान में कोई नहीं आते। बांग्लादेशी आते हैं पर टेररिस्ट वहाँ से कोई नहीं आता। अगर ये पुल बना रहता तो जमात को भारत विरोधी मुद्दा ही ना मिलता। आज IPL प्रसारण बैन नहीं होता। वर्ल्ड कप मैच शिफ्ट हो सकते हैं। नेबरहुड फर्स्ट नीति खोखली साबित होती रही है। जब बल्ला चुप हो जाता है तो राजनीति बोलने लगती है। जब खेल रुकता है तो कट्टरता दौड़ने लगती है। जब सॉफ्ट पावर हार जाती है तो भरोसे से विकेट गिरने शुरू हो जाते हैं। आज मुस्तफिजुर रहमान का मामला है, कल छात्रों के एक्सचेंज प्रोग्राम का मामला हो सकता है, परसों व्यापार का भी हो सकता है। लेकिन मूल सवाल वही है, क्या दिल्ली अभी भी सो रही है या समय रहते हुए नई डिप्लोमेसी रणनीति बनेगी जो समाज से जुड़े, जमीन से जुड़े संपर्क बनाए? क्रिकेट को राजनीति से जोड़ना क्या ठीक है? ये सॉफ्ट पावर जो हमारे साथ थी, उसके अंदर बांग्लादेश हमारे खिलाफ आज खड़ा है, परंतु 10 साल तक वो हमारे साथ रहा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आज की प्रभुवाणी में केवल कितना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले फिर एक बात कह देता हूँ, आप मेरा चैनल ज़रूर देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए, खट्टी, मीठी, बुरी, अच्छी। मैं बुरा नहीं मानूंगा। जय हिंद।